हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिपब्लिकन क्लासेस। एक बार फिर से रिपब्लिकन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपना पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? 1845 में या 1854 में या 1842 में या 1850 में? तो सबसे पहले 1854 में बम्बई में भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। इसके बारे में एक बात ये जानने वाली है कि जो पहली मिल थी ये 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, लेकिन ये असफल रही थी। उसके बाद पहली सफल भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना बम्बई में 1854 ईस्वी में करी गई थी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो इनका टाइम पीरियड देखें तो तीसरे नंबर पे दांडी मार्च आती है जो 1930 में हुई थी। इसके अलावा जो चंपारण आंदोलन था ये 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 से 1922 तक चला था। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। दांडी मार्च 1930 में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस हिसाब से तीसरे नंबर पर दांडी मार्च यात्रा हुई थी। तो ये आपको कभी कभी ये सीरियल से लगाने को दे देते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? मेहता तिलक तैयब जी को, तिलक गोखले नौरोजी जी को, या फिर नौरोजी तेलंग देशमुख जी को, या मेहता तेलंग और तैयब जी को? तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से मेहता तेलंग और तैयब जी को जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के बारे में एक चीज महत्वपूर्ण है कि 1885 ईस्वी में इन तीनों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी। किसने? मेहता तेलंग और तैयब जी ने मिलकर। अब हमारा प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्होंने 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण यह है कि पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार की भी स्थापना करी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इनके अलावा फ्रंटियर गांधी इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उस पर कार्य करते थे। तो वो भारत का सीमांत क्षेत्र है और दूसरा इनके जो कार्य करने का तरीका था वो गांधी जी के जैसा था, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना गया था। अब आता है कि कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, या 23 दिसंबर को, या 23 सितंबर को, या फिर 23 जून को? तो कृषक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में मनाया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, या फिर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से? ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है जो 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चला था। 1948 के मध्य ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ था। अब हमारा प्रश्न है कि अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? कोलकाता में, या दिल्ली में, या मुंबई में, या फिर चेन्नई में? अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में करी गई थी। अलीपुर सेंट्रल जेल की स्थापना 1910 ईस्वी में कोलकाता में करी गई थी। और इसके बारे में ये क्या है कि ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। मतलब अलीपुर सेंट्रल जेल 1910 में बनी थी, यहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। अब आता है 1909 का अधिनियम संबंधित था
किससे संबंधित था? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, या फिर विकेंद्रीकरण से, या फिर द्वैत शासन से, या विधान परिषद से। तो 1909 का अधिनियम पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना करी गई थी। तो प्रश्न आता है कि कभी कभी घुमा के पूछ लेंगे कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार किस वर्ष दिया गया था, किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो वो 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। हमारा प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने करी थी? मोहन सिंह ने, या फिर भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर चंद्रशेखर ने? तो INA की स्थापना मोहन सिंह ने करी थी। इसका जो गठन हुआ था ये फरवरी-मार्च 1942 में INA का गठन किया गया था। मोहन सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह जी को लेके, तो इसके बारे में ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो थी ये मोहन सिंह ने करी थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने INA को लीड किया था। अब अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, या फिर पंडित नेहरू ने, या विनोबा भावे ने, या फिर जयप्रकाश नारायण जी ने? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जो सर्वोदय समाज की स्थापना थी वो विनोबा भावे ने करी थी। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने करी थी। तो बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि सर्वोदय का शब्द किसने प्रयोग किया है और सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी है। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था और सर्वोदय समाज की स्थापना सबसे पहली बार विनोबा भावे जी ने करी थी। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो था ये लाहौर में हुआ था। इसी की अध्यक्षता, जो ये अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करी गई थी। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहली बार अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कब करी गई थी? तो ये 1940 में करी गई थी और ये लाहौर अधिवेशन में करी गई थी जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? अबुल कलाम आज़ाद, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या पट्टाभी सीतारमैया, या फिर JB कृपलानी? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी नियुक्त हुए थे। ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये जो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था और इसमें निर्विरोध रूप से सुभाष चंद्र बोस जी विजित हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1942 में, या फिर 1947 में, या 1939 में, या फिर 1946 में? तो मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। और ये मनाया क्यों गया था? तो जो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। तो इस वजह से मुक्ति दिवस प्रत्येक 1939 में मनाया गया था। अब आता है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस पार्टी से, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी से, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, या फिर किसान सभा से? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और इसका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मशानी, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा इसका गठन किया गया था। तो कभी कभी इसके संस्थापक सदस्य पूछ लेते हैं। तो एक थे जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मशानी, आचार्य नरेंद्र देव इसके सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में हुआ था, या 1932 में हुआ था, या 1931 में हुआ था, या 1933 में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता
5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें गांधी जी ने अपनी गांधी जी की जो मांगे थी वो रखी थी, और गांधी जी ने इसके बाद कहा था कि यदि इरविन इन मांगों को नहीं मानते हैं तो हम लोग एक सर्वव्यापी आंदोलन चलाएंगे। तो गांधी इरविन समझौता में ये बात गांधी जी ने बोली थी। अब आता है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था, या त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ था, या मणिपुर में प्रारंभ हुआ था, या फिर मिजोरम में प्रारंभ हुआ था। तो जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। और ये आंदोलन था क्या, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसी को पूर्वोत्तर भारत में या मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना गया था। अब बात आती है इसे लीड किसने किया था, तो इसे लीड गैडिल ल्यू ने किया था, और जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, तो इन्हें रानी गैडिल नल्लू के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है। निर्वाचन के बहिष्कार से, या नमक कानून को तोड़ने से, या हिंदू मुस्लिम एकता से, या छुआछूत को दूर करने से। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध नमक कानून को तोड़ने से है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 79 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर दांडी पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था, और इसीलिए इसे दांडी मार्च के नाम से जाना गया था, क्योंकि ये साबरमती से दांडी तक पैदल आए थे, इसलिए इसे दांडी मार्च के नाम से जाना गया था। अब अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था किसके बाद। होम रूल की घोषणा के बाद, या फिर बंगाल के विभाजन के बाद, या दांडी मार्च के बाद, या कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च के बाद हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ करी थी। लाहौर में करी थी, या अमृतसर में करी थी, या लखनऊ में करी थी, या फिर त्रिपुरा में करी थी। तो सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर में करी थी, और ये लाहौर में कब करी थी, तो 1929 में करी थी, जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था रावी नदी के किनारे, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो प्रश्न इसमें कई बन सकते हैं कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, या किस नदी के किनारे हुआ था, या इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। लाहौर के रावी नदी के तट पर 1929 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। हमारा अगला प्रश्न है साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था। तो साइमन आयोग 1927 में नियुक्त किया गया था, और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। और ये किस लिए आया था, तो ये 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसकी जांच के लिए आया था, कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं और क्या सुधार की ज़रूरत है। इन सब कामों के लिए साइमन आयोग को नियुक्त किया गया था, और इसमें 7 सदस्य शामिल थे, और सातों जो थे ये गोरे थे, मतलब सातों ब्रिटिश थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में बहुत अधिक विरोध हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, या फिर लाला लाजपत राय को, या फिर लाला हरदयाल को। तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, या फिर सीआर दास, या एनसी केलकर, या फिर राजेंद्र प्रसाद। कौन इनमें से ऐसा कौन था जो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे जो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। बाकी मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एनसी केलकर तीनों स्वराज पार्टी से संबंधित थे। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। 1923 में, जनवरी में 1923 में इसकी स्थापना करी गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। फरवरी 5, 1922, या फिर फरवरी 2, 1922, फरवरी 4, 1922, या फरवरी 6, 1922। तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि फरवरी 5, 1922 थी। इसमें हुआ क्या था कि आंदोलनकारी अपनी मशाल लेकर जा रहे थे, तो बहुत सारे जो पुलिस थे, 22 पुलिसकर्मी थे, तो इन लोगों ने आंदोलनकारियों को छेड़ा और
उनमें से एक आंदोलनकारी को पकड़ के उनकी बहुत मारा था। तो जो बाकी के आंदोलनकारी थे वो गुस्सा गए थे और उनके डर से जो सिपाही थे ये एक पुलिस चौकी में बंद हो गए थे, चौरी चौरा नामक स्थान पर जो थी। और जो मशाल लिए हुए थे आंदोलनकारी, उन लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 के 22 सिपाही मारे गए थे। इसे ही चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। ये देवरिया में स्थित है, या गोरखपुर में स्थित है, या कुशीनगर में स्थित है, या फिर महाराजगंज में स्थित है। तो चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। किसका लक्ष्य था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, या खिलाफत आंदोलन का, या फिर असहयोग आंदोलन का। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, या फिर स्वदेशी आंदोलन की, या असहकार आंदोलन की। तो 1921 का मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। तो ये मोपला है क्या कि ये केरल प्रांत में मालाबार जिले में मोपला काश्तकारों का आंदोलन था, जिसमें ये जो था ये मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर था। लेकिन इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो ये एक दूसरे में समा गए थे, इसीलिए ये शाखा मानी जाती है। मोपला आंदोलन जो था ये खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किस लिए की गई थी? कालकोठरी घटना के बाद की गई थी, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, या 1857 के विद्रोह के बाद करी गई थी, या बंगाल के विभाजन के बाद करी गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद करी गई थी। ये जांच करने के लिए करी गई थी कि इसमें हुआ क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ये इसके जो परिणाम थे गलत आए थे, क्योंकि इसमें हंटर आयोग में 4 जो थे ये ब्रिटिशों को रखा गया था, 3 भारतीयों को रखा गया था, और जो परिणाम था वो बहुमत में आता है। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग ने जो रिपोर्ट पेश करी थी ये गलत आई थी। इसके बाद एक ये याद रखने वाली बात है कि इसके बाद एक भारतीयों ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, जिसे तहकीकात कमेटी के नाम से जाना गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 5 मई 1918 को, या 1 अप्रैल 1919 को, या 13 अप्रैल 1919 को, या 29 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि पंजाब में जो बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते थे। तो उस वर्ष भी ये सब इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पे कुछ जो राजनीतिक नेता थे उन लोगों ने सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। ये बात जब ब्रिटिश सरकार को पता चली, तो वो लोग अपनी सेना लेके जलियांवाला बाग में पहुँचे, और बिना वार्निंग दिए 10 मिनट तक लगभग 1650 फायर किए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या विट्ठल भाई पटेल ने, या फिर महादेव देसाई ने। तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये जो था बारदोली, ये कृषक आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह जो था एक कृषक आंदोलन था, और ये बारदोली नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए इसे बारदोली के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई सुझाव हो वीडियो को लेकर तो प्लीज़ उसे भी दें। थैंक यू।